आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य होता है जो कभी बोलता तो नहीं है, लेकिन उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ठीक है ना। वो कभी दिखता नहीं, नेतागिरी पूरे परिवार वाले करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन वही देता है। अगर वो जो दे दिया उसको कोई बदल नहीं सकता। एक सदस्य ऐसा होता है। ऐसे अपने संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कुछ विशेष चीजें लिखी ही नहीं गई है। आप पूरा संविधान पढ़ेंगे, आपको लगेगा यार प्रधानमंत्री मतलब कुछ नहीं, मेन पावर तो राष्ट्रपति के अंदर है, लेकिन वास्तविक जो पावर है वो प्रधानमंत्री के लिए। ठीक, प्रधानमंत्री के बारे में जो आर्टिकल बोलता है कि एक मंत्री परिषद होगी, किसके लिए? राष्ट्रपति के सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। ध्यान से देखिएगा शब्द, राष्ट्रपति के सलाह हेतु 74 मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, वो मुखिया कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जितनी भी पावर प्रधानमंत्री की दी गई है वो सभी पावर राष्ट्रपति में लिखा गया है। किस में लिखा गया? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति को ये पूरी तरीके से बाध्य कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो चीज बोलेगा, प्रधानमंत्री जो सलाह देगा, यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी, मंत्रिपरिषद सलाह देती है अपने नेता को, ठीक है ना। अब मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो सलाह करेगा वो राष्ट्रपति को बाध्य है मानना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो चीजें लागू करना पड़ेगा। तो नाम अगर देखा जाए संवैधानिक दृष्टि से पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक पावर देखा जाए तो वो किसके अंदर है? प्रधानमंत्री के अंदर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री को बहुमत दल का नेता कहते हैं, बहुमत दल का नेता, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और इसको वास्तविक देश का वास्तविक क्या कहते हैं? वास्तविक शक्ति, पूरे देश की वास्तविक शक्ति किसमें निर्भर है? प्रधानमंत्री में, ठीक है ना। शक्ति जो होती है वो किसके अंदर होती है? पीएम के अंदर शामिल होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये जो प्रधानमंत्री है अपने देश के सबसे पावरफुल कुर्सी अगर देखा जाए हिंदुस्तान की, वो प्रधानमंत्री की है। अमेरिका में सबसे पावरफुल अगर कुर्सी है तो वो राष्ट्रपति का है। वहां प्रधानमंत्री का नामो निशान नहीं मिलेगा, केवल राष्ट्रपति मिलेगा, ठीक। लेकिन हिंदुस्तान में जो मेन पावर है वो मेन पावर किसके अंदर है? प्रधानमंत्री के अंदर। अब आइए प्रधानमंत्री को देखते हैं, प्रधानमंत्री बनता कैसे है। अपने देश का जो राजा बनेगा वो राजा, वास्तविक राजा प्रधानमंत्री होता है, बाकी नाम राष्ट्रपति का रहता है। वो बनता कैसे है उसकी पूरी पद्धति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है ना, उसकी आयु कितनी पूरी हो? 25 वर्ष आयु पूरी है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। और लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष पूरा हुआ, लोकसभा का चुनाव लड़े। और प्रधानमंत्री बनने के लिए एक शर्त होती है कि आप लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य, दो में से किसी एक जगह सदस्य होना अनिवार्य है। जबकि अगर राष्ट्रपति है, सदस्य है भी, तो राष्ट्रपति के पद पे आने के बाद अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यह शर्त है कि आप लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या राज्यसभा के। अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? तब भी बन सकते हैं। अगर आप न लोकसभा के सदस्य हैं न राज्यसभा के हैं, तब भी आप पीएम बनेंगे, लेकिन 6 माह के अंदर आपको सदस्यता लेना पड़ेगा। सदस्यता क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। यह संविधान में लिखा है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला क्या थी? प्रधानमंत्री, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी बिना चुनाव लड़े, यानी बिना लोकसभा और बिना राज्यसभा के सदस्यता के वो क्या की थी?
प्रधानमंत्री बनी थी, बाद में राज्यसभा की क्या की थी, सदस्यता ली थी। मतलब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो 6 महीने के अंदर या तो यहाँ के सदस्य होने चाहिए या तो यहाँ के। यहाँ का सदस्य बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का सदस्य बनने के लिए आपको चुनाव जीत के तब जाना पड़ेगा जनता के बीच, जबकि यहां अगर आपको जाना है तो किसी भी राज्य का गवर्नमेंट चाहेगा, मुख्यमंत्री चाहेगा तो अपनी सीट से आपको भेज सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में सदस्यता ग्रहण करके प्रधानमंत्री बने। उसमें पहला नाम आता है राजीव गांधी का। राजीव गांधी, ध्यान से देखिएगा, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो बेटी थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद, वो अपने कार्यकाल में उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके ही अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी थी, ठीक है ना। इनके मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि राजीव गांधी का राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। यही, और इनके बड़े भाई संजय गांधी का पहले ही मृत्यु हो चुका था, लेकिन इन्हें तुरंत बनाया गया, 6 महीने के अंदर राज्यसभा की सीट दिला दी गई। इसके बाद चुनाव हुआ तो राजीव गांधी जीते और 5 साल के लिए रहे। इंदिरा गांधी खत्म हुई थी तो 1 साल के लिए थे, फिर चुनाव जीत के 5 साल के लिए ये भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य कि यदि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बनना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का, देखिए एक चीज और बड़े बारीक चीज है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या इनका मनोनयन होता है या इनका निर्वाचन होता है, ठीक, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा शब्द दे दिया। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री बनना। मनोनयन के बाद किसी के द्वारा ये मनोनीत कर दिया गया कि मेरा प्रतिनिधि ये, मनोनयन इसको कहते हैं, ठीक। जैसे किसी कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि हमारी संस्था से वहां व्यक्ति पहुंचे और अपनी बात रखें, तो मैं अपने विद्यार्थी या किसी दूसरे टीचर को वहां भेज सकता हूं, ठीक है। वो इस संस्था का प्रतिनिधित्व करेगा, इसी को कहते हैं मनोनयन। मैंने बताया था संविधान सभा में निर्वाचित भी आए थे, मनोनीत भी, दोनों सदस्य आए थे। मनोनयन मतलब राजा अपनी तरफ से किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति को भेज दिया हो, ठीक। तो अगर आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, मनोनयन होगा या निर्वाचन, चुनाव होगा, तो आपका जवाब होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति ये चीज करेगा कैसे, वो पूरा प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए चुनाव में कांग्रेस जीती, राष्ट्रपति 1 मिनट के लिए बीजेपी के हैं, तो क्या वो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, ठीक। उसको ध्यान से समझिए, नियुक्ति होती कैसे है। दरअसल संविधान में लिखा है बहुमत नेता। बहुमत दल का नेता मतलब ये हुआ कि जितनी भी सीटें हैं आधा से एक ज्यादा, ठीक है ना, आधा से एक ज्यादा। जैसे लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो आपका जवाब होगा 552, लेकिन वर्तमान में कितना है, 545। अब इसका आधा करिए और आधे में एक ज्यादा आपको बढ़ाना है, ठीक है ना, आधे से एक ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 500 सीट होती तो 250 में एक बढ़ा के यानी 251 सीट जिसको मिला वो बहुमत में आ गया, अगर 500 सीट होती तो। लेकिन अब इसका आप आधा से एक ज्यादा कर लीजिए, दशमलव में आएगा, दशमलव वाला पूर्ण अंक ले लेंगे, हो जाएगा काम, ठीक है ना। इतनी सीट जिस भी नेता या जिस भी पार्टी को मिला उस देश का प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसका आधा करें, चले मान लेते हैं ये 73, 2 दूनी, ठीक, चले 273, ये बहुमत दल की सीट फिक्स की गई। जिस पार्टी को इतना सीट मिला उसका क्या हो जाएगा, उसका अपने दल का नेता बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कोई भी पार्टी इतनी सीट पा गई, अब राष्ट्रपति उस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा, हर पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, उनको ये पत्र भेजेंगे कि आप आइए अपना नेता चुनिए, ठीक है ना। जैसे आप सभी चुनाव जीत के आए हैं, ठीक,
और मैं राष्ट्रपति हूं और इसी में से प्रधानमंत्री मुझे बनाना है, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही बने, प्रधानमंत्री मैंने अभी बताया राज्यसभा से भी बन सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानता हूं 1 मिनट के लिए कि बीजेपी सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। अगर चुनाव हार गए तो लोकसभा सीट उनके पास नहीं है, तब भी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर राज्यसभा में नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर या तो यहां उनको सदस्यता लेना पड़ेगा। यहां कैसे लेंगे? जैसे किसी सांसद ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए तो यहां के सदस्य, या तो यहां किसी भी राज्य की जो सीटें खाली होगी, राज्यसभा में हर 2 वर्ष में सीटें खाली होती है 2/3, ठीक है ना। तो होता क्या है, उस सीट पे राज्य की गवर्नमेंट अपने सीट पे इनको भेज सकती है, तब बनेंगे, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? जो बहुमत पाया है उस बहुमत दल के नेता को चुना जाएगा। अब बहुमत जो पाएगा उसके अध्यक्ष को बोलेंगे, अध्यक्ष आएगा, बैठेगा, अपने 273 सांसदों को बैठाएगा और बैठाने के बाद कहेगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहता हूं। अब उस पार्टी का कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक, उसी के बीच से हो सकता है राज्यसभा का हो, ये हो सकता है दोनों का ना हो कि कोई तीसरा चेहरा हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर योगी को मान लीजिए प्रधानमंत्री बनाना है तो वो न राज्यसभा के सदस्य हैं और न लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री योगी जी को बनाएंगे, तो योगी जी का नाम देते ही राष्ट्रपति योगी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर इन दोनों की सदस्यता उनको लेना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी में से कोई जीत के आया है, उसी को उनको चुनना है, तो अब वहां पार्टी का अध्यक्ष अपने जितने भी सांसद हैं उनको बताएगा, एक वोटिंग होती है, बहुमत दल का नेता, मतलब जितने लोग जीत के आए हैं उन सभी में से किसी एक को ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट कर दे। ज्यादा से ज्यादा मतलब 273 लोग उनको क्या कर दें, सपोर्ट। अगर इतने लोगों ने उन्हें सपोर्ट कर दिया तो वो क्या, राष्ट्रपति उनको क्या कर देंगे, नियुक्त करके प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, राष्ट्रपति का काम है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्ति होती है, तो आप कहेंगे नियुक्ति होती है, ठीक है ना। इसमें गलतियां बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट चुनाव होता है और सबको लगता है मोदी जी चुनाव जीते थे तब प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया था इसलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री वही बनेगा जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी सबसे ज्यादा सांसद जिसके पक्ष में रहे। जैसे आज तो चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, मान लीजिए सरकार चल रही है और बीजेपी का ही सांसद कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने लगे तो बीजेपी अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, तब कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक, ये नियम बनाया गया है। अब होगा क्या, नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने मंत्रियों का चुनाव करेगा। अब देश के मुखिया मान लो हम बन गए प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे साथ कौन कौन कार्य करेगा, विदेश मंत्री कौन होगा, ठीक, रक्षा मंत्री कौन होगा, वित्त मंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन होगा, जल शक्ति मंत्रालय किसके हाथ में जाएगी, ये सब मैं तय करूंगा, ठीक है ना। मैं जिसको कह दिया कि अभय राज जी आप विदेश मंत्री बन जाइए, अब राष्ट्रपति बाध्य है, प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति वही मंत्रालय देगा, ठीक है ना, अपने मन से। अब नाम तो रहेगा, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो किसकी सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसी को राष्ट्रपति चुनेगा, ठीक, अन्यथा किसी अपने विवेक से किसी को नहीं चुन सकता वो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और मंत्री जब भी इस्तीफा देते हैं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देते, राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, अब ये मंत्री चुनेंगे, मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, ऐसा करके 3 मंत्री। अभी जब नया लोकसभा गठित होगा 18वां, तो उसमें देखना प्रधानमंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे और स्वतंत्र प्रभार के बनेंगे, ठीक, ये तो बात एकदम स्पष्ट है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 273 के आंकड़े पे सर कोई नहीं पहुंचा, कोई पाया ही नहीं इतना सीट,
एक पार्टी पा गई मान लीजिए 150 सीट, एक पार्टी पा गई 185 सीट, एक पार्टी पा गई 120 सीट। अब कोई इस आंकड़े तक पहुंचा क्या? कोई नहीं पहुंचा। अब राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर होगा, राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको बुलाएगा कि तुम अपनी बहुमत सिद्ध करो। बहुमत सिद्ध करने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए राष्ट्रपति कह दिए 185 जिसकी सीट है उनसे कह दिए कि अपना बहुमत सिद्ध करो। तो बहुमत सिद्ध करने का मतलब ये है कि संसद में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 273 लोगों का समर्थन आपको मिलना चाहिए। अगर 273 लोग कह दिए कि हाँ मैं इनके साथ हूं और इनके पार्टी के जो भी व्यक्ति होंगे या हमारा जो भी नेता होगा ये फला व्यक्ति है, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्ति कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी पार्टी है, मान लेते हैं ये बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आई, 185 सीट पाई, ठीक। अब बीजेपी को यह मौका मिला कि सबसे पहले राष्ट्रपति उसी को मौका देता है जो सबसे ज्यादा सीट पाया है। सबसे ज्यादा सीट 185 है, तो 185 वाले को राष्ट्रपति निमंत्रित करेगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। अब बीजेपी के 185 सांसद हैं, वो तो तय कर देंगे हम मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये बात तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या होगा, 185 के पे काम नहीं चलेगा, 273 लोगों को चाहिए। अब ये लोग आपस में बात करेंगे दूसरी पार्टी के पास, या तो इसके पास जाएंगे या इसके पास। अभी इनको इतनी सीट तक जाना है, तो इनको लालच दिया जाता है क्या, कि आप हमसे जुड़ जाओ, मुझे समर्थन कर दो। आपकी पार्टी, जैसे 1 मिनट के लिए मान लेता हूं ये जो पार्टी है ये आम आदमी पार्टी है और ये ऊपर वाली पार्टी क्या है, कांग्रेस की है, ठीक। कांग्रेस कभी सपोर्ट करेगी नहीं, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये खुद ही प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार है। तो ये तुरंत दौड़ के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे। नेता देखो जब तक प्रचार हुआ खूब गाली देंगे, ठीक, ऐसा है वैसा है। अब भाई राजा बनाना है देश का, अब दोनों लोग देखो कितने प्यार से बात करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों मित्र हैं, भरोसा ही नहीं होगा कि चुनाव प्रचार में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। अब दोनों बैठेंगे, ये लोकतंत्र है और वो लोग ये जानते हैं कि आज मैं गाली दे रहा हूं, कल जरूरत होगा तो हम दोनों गले मिलेंगे, उनको पता है, अच्छे से पता है। एक वक्त था कि कांग्रेस और सपा एक साथ थी, अलग हुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए, आज जरूरत पड़ी फिर एक हो गए, फिर जरूरत होगी फिर अलग होंगे। ये चलता है राजनीति में। तो होता क्या है, अब यहां से तुरंत पहुंचेंगे इनके पास और अरविंद केजरीवाल से कहेंगे ऐसा है 15 मंत्री तुम्हारे पार्टी के रहेंगे, विदेश मंत्री तुम्हारे पार्टी का, रक्षा मंत्री तुम्हारे पार्टी का, ठीक है ना, गृह मंत्री तुम्हारे पार्टी का, सब आपके पार्टी के बन जाएंगे, ठीक। लेकिन समर्थन आप हमको करिए, अगर आप हमें समर्थन नहीं करेंगे तो न मेरी सरकार, न आपकी सरकार, न आपके मंत्री, न मेरे मंत्री, तो मतलब क्या रह गया हम लोगों को इतना मेहनत करने का। वो भी कहेंगे ठीक है, अच्छा मंत्रालय हमें ये मंत्री बनाओ, ये हमारे इतने मंत्री हों। अब वो जो पार्टी का अध्यक्ष होगा यहाँ पे आम आदमी पार्टी का, वो चाहेगा तो रक्षा मंत्री बन सकता है। जैसे मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, जबकि आज तक वो लोकसभा में बहुत सीटें नहीं पाए हैं, क्योंकि उनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में है और राज्यों में उतना वर्चस्व है नहीं। लेकिन वो किसी को सपोर्ट करके बहुमत दिलाए, इस आंकड़ा तक पहुंचाए हैं। अब उनकी शर्त थी कि रक्षा मंत्री मैं बनूंगा, बन गए। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी है, ठीक है ना, कैसे बनी, किसी पार्टी को सपोर्ट कर दी, वो बहुमत में आया, बहुमत में आने के बाद उन्होंने शर्त रखा कि पूरा रेल मंत्रालय मैं देखूंगी, अब पूरा रेल का डिपार्टमेंट देखेंगे। अब इससे आप कहेंगे इससे फायदा क्या है, अरे यार रेलवे में इतना पैसा खर्च होता है, पूरा पैसा आपके सिग्नेचर से खर्च होगा, जितना मन हो दबा दो, जितना मन हो उतना विकास कर दो, वो तुम्हारे हाथ पे है। और समर्थन नहीं करोगे फिर चुनाव होगा, पता नहीं इस बार पूर्ण बहुमत कोई पा गया तो कोई पूछेगा नहीं आपको, ये भी डर उन लोगों को बैठा रहता है। तो वो लोग समर्थन बहुत तेजी से और बड़े चालाकी से करते हैं, ठीक है ना। तो ये समर्थन, मान लीजिए बीजेपी को कोई समर्थन ही नहीं दिया, कोई नहीं, ये पार्टी दी नहीं, ये तो कभी दे नहीं सकती। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, तुरंत कांग्रेस को निमंत्रण देंगे, क्योंकि 150 सीट है। अब कांग्रेस से कहेंगे कि आइए आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, मतलब आप बताइए कि मेरे साथ 273 सांसद हैं, ठीक। अब कांग्रेस को मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा सहयोग कर दिया। अब 120 और 150 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 270,
अब भी क्या है, सीट पूरी नहीं है, अभी 3 की कमी है, 3 की कमी है। अब ये 3 सांसद यहां से तोड़े जाएंगे, ठीक है ना, यहां सेंध लगाया जाएगा। कैसे? अब यहां 180 सांसद हैं, तो इनमें से 3 को मिलाना होगा, तो रातों रात जाते हैं। अब बहुत, ये तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सत्य बात है, बहुत बड़ी लालच दी जाती है। आपको मंत्री बनाऊंगा, 1 खरब रुपए दे दूंगा, 1 अरब रुपए दे दूंगा, कुछ भी करोड़ों की बिक्री होती है, ठीक है ना। आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा, आप बीजेपी पार्टी छोड़ के मेरे पास आइए। अब जो सांसद है, मान लो तुम सांसद हो, तुम कहोगे साला अगर मैं 10 बार सांसद बन जाऊं तो 50 करोड़ नहीं कमा पाऊंगा, बड़ा अच्छा मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। बहुत होगा साला, बीजेपी का विश्वास टूटेगा, यही तो होगा। आप तुरंत रातों रात पार्टी बदलेंगे, चेंज करेंगे, और कहां घुस जाएंगे? दूसरे पार्टी में, और 1 सांसद और बढ़ गया। ऐसे 3 लोगों को ये मिला लिए, अगर 3 को मिला लिए तो इनका प्रधानमंत्री बन गया, ठीक। अब इन तीनों के पास कितनी बड़ी पावर है, अब जरा देखिए। तीनों के पास नहीं, सबके पास पावर है। 273 तक पहुंच गए, ठीक है ना। अब कोई सांसद गुस्सा हो गया कि मुझे मंत्री नहीं बनाए, वो कह दिया मैं कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में जा रहा हूं। 1 संख्या कम, सरकार गिर गई फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 संख्या से कटी थी, 273 चाहिए था, 272 सांसद थे उनके पास, 1 सांसद की कमी थी। इसी वजह से केवल 13 दिन के प्रधानमंत्री पद पे थे, उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। तो 1 सांसद की वैल्यू बढ़ती कब है? जब पूरा बहुमत ना हो। अब अकेले पा गए 350 वोट, जाओ जिसको नाराज होना है चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 नाराज होके चले जाओ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, ठीक। लेकिन जब पूर्ण बहुमत नहीं होता तो सब पार्टी अपने मन की। अब होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। अब मान लेते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर अपना प्रधानमंत्री बना ली और सब मंत्री तैयार हुए। अब मंत्री क्या होगा, इसमें एक विकृति आई। विकृति क्या आई कि जब प्रधानमंत्री बनने लगे तो अब विपक्ष वाला कह रहा है कि हमारे 40 मंत्री होने चाहिए, तभी मैं आपको समर्थन करूंगा। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठना है, दिमाग लगा लिए, चलो कोई बात नहीं, 40 मंत्री होगा। शपथ लेने लगे, राष्ट्रपति से बता दिए कपड़ा मंत्री ये हो गए, बिजली मंत्री ये हो गए, ठीक है ना, जल मंत्री ये हो गए, वायु मंत्री ये हो गए, ठीक। मतलब पूरा का पूरा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 मंत्री ये हो गए। जितना मंत्री हो गए, दाल चावल के 1 मंत्री हो गए, रोटी के 1 मंत्री हो गए, सब्जी के 1 मंत्री, मतलब कुल मिला के जिसकी जरूरत भी नहीं है उसको भी बता दिए आप ये मंत्री हो गए। अब मंत्री से मतलब, मंत्री का मतलब भौकाल, अगल बगल 4 एसपीजी कमांडो होने चाहिए, 4-6 ठो गाड़ी मेरे पीछे चलने चाहिए, मैं जहां जाऊं सब लोग माला पहनाए मुझे, यही होता है। और बाकी मंत्री को कितना ज्ञान है वो आप सभी जानते हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं होता। उनसे ज्यादा अच्छे तो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अपने देश को समझते हैं और चला सकते हैं, ठीक। तो अब उनको मंत्री बनाने लगे, तब ये विकृति हुई, यार ऐसे तो पूरा 273 मंत्री बन जाएंगे, ठीक है ना। कोई पानी का मंत्री हो गया, तो कोई कटोरी मंत्री, तो कोई खोरा मंत्री, कोई थरिया मंत्री। अब इसमें विकृतियां आई, तब संविधान संशोधन हुआ। वो संशोधन याद रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 91वें संविधान संशोधन जो किया गया, इस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि 15 लोकसभा में जितनी भी सीट है, लोकसभा सीट का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। 15% से ज्यादा नहीं, मतलब अगर लोकसभा में 100 लोग हैं तो 100 में से केवल 15 मंत्री बनेंगे, 15 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। ये जरूरत पड़ी इसीलिए कि लालच दे दे के इतना मंत्री हो गए थे कि पूछो मत, ये लगता ही नहीं था विधि बनाने वाला कौन है, और पूरा मंत्रालय, पूरा का पूरा जितने सांसद थे सब मंत्री बन गए, ठीक। तो अब जरूरत पड़ी देश को, तो देश ने एक संशोधन किया, 91वें संविधान संशोधन सन 2003। इसके तहत लोकसभा के 15% सीट पर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा मंत्रियों का नियुक्ति नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर हुई। अब 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। अब समझौते पे सरकार बनी, मान लीजिए 1-2 साल बाद इन दोनों में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। हमारी आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हम आप बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता आप हमारे तिलक में नहीं आए, हम नाराज हो गए, हो गया। फिर आप पढ़ते तो रहेंगे और हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन वो आत्मीयता खत्म,
वो क्या हो गई, शून्य हो गई। अब आप केवल और केवल यहां पढ़ने आ रहे हो, मैं पढ़ाने आ रहा हूं तो बैठ के आप पढ़ रहे हैं, बस इतना रिलेशन हो गया। तो यहां भी ऐसा होता है, शुरुआत में तो सब बन गए, बाद में इनको लगता है यार हमको इग्नोर कर रहे हैं ये लोग, अपना कोई भी निर्णय लेना होता है हमसे नहीं पूछते, अकेले सब कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं, मतलब जो सीट मैंने इनको दिया वो सभी सीट मैं वापस लेता हूं। वापस लेते ही सरकार फिर से गिरेगी, और सरकार फिर गिरेगी, राष्ट्रपति फिर आएगा और फिर इस पार्टी को मौका देगा आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। यही रीजन है कि एक दौर था कि 5 साल में 3 प्रधानमंत्री आए थे, ठीक है ना, 5 साल में देश के 3 प्रधानमंत्री, एचडी देवगौड़ा हो गए, ठीक है ना, और उसके बाद नरसिंहा राव हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, मतलब 5-5 साल में 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री। अभी आप जब से पैदा हुए होंगे तब से केवल 2 प्रधानमंत्री को जानते होंगे, मनमोहन और मोदी जी, 2 ही प्रधानमंत्री को जानते हैं कि नहीं। एक दौर था कि 5-5 साल में देश के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री चेंज होते थे। कब? जब बहुमत की सरकार नहीं होती तब। अगर पूरी बहुमत की सरकार आई तो प्रधानमंत्री 5 साल तक रहेगा, अगर बहुमत की सरकार नहीं बनी तो प्रधानमंत्री कभी भी अपने पद से हटेगा। कैसे हटेगा, ध्यान से देखिए। जैसे प्रधानमंत्री का ये जो पद है, अगर बहुमत के आंकड़े के ऊपर 273 सीट से ज्यादा पा गए तब तो 5 वर्ष रहेंगे, इन्हीं की पार्टी है और किसी का सहयोग नहीं चाहिए तो नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, तब तो ठीक है 5 साल देश चलाएंगे। लेकिन इस आंकड़े पे नहीं पहुंचे, खुदा न खास्ता जिससे सहयोग लिए हैं 2 साल बाद वो अपना सहयोग वापस ले लिया, अधिकार है वो सहयोग देगा, जब इच्छा होगी क्या होगा, विपरीत हट जाएगा, ठीक। और जैसे ही सहयोग अपना समर्थन वापस लेगा वैसे ही ये सत्ता से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर बाहर हुए तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पद से हटेंगे कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, साथ में जितने मंत्री बने थे वो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो जितने इस समय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो भी इस्तीफा देंगे, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना, विदेश मंत्री जयशंकर जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, जितने मंत्री हैं सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रियों का जो नेता है वो तो प्रधानमंत्री ही है, और प्रधानमंत्री ही जब नहीं रहा तो मंत्री किस काम के, सब इस्तीफा दे देंगे। फिर नया प्रधानमंत्री आएगा और जो नया प्रधानमंत्री आएगा वो जिसको जिसको कहेगा वो मंत्री बनेगा। ये संविधान में वर्णित किया गया है। तो इनके कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है ना। कार्यकाल के बारे में यह है कि अगर बहुमत में है तो 5 साल, अगर बहुमत में नहीं है तो कभी भी ये बाहर हो सकते हैं। पार्टी समर्थन खींची, प्रधानमंत्री पद से ये हट जाएंगे, ठीक। तो पूरा मिला के प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। नियुक्ति कैसे होगी? जनता के डायरेक्ट चुनाव के द्वारा जो भी लोकसभा में जीत के आएंगे, उन लोकसभा में जीती हुई सबसे बड़ी पार्टी यदि बहुमत में है तो उसी पार्टी का जो नेता चुनेंगे वहां के सांसद, उसी को राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और जो प्रधानमंत्री बना वो जिसको जिसको सलाह करेगा राष्ट्रपति जी उनको मंत्री के पद पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। और मंत्रियों का क्या काम होता है, मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और प्रधानमंत्री का एक काम और है कि देश में क्या हो रहा है ये सारी जानकारी राष्ट्रपति को दे, संसद में कैसे नियम कानून बन रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, ये राष्ट्रपति, ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ये कह देगा कि वो टीवी में देखे नहीं रहेगा, समाचार देख ले सब जानकारी, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्रपति के जाके ये बताए कि देश में क्या चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री नहीं बताए तो इसके लिए राष्ट्रपति नाराज नहीं हो सकता, कोर्ट नहीं जा सकता, उसको पद से नहीं हटा सकता। ये नियम बताया गया कि उनको जानकारी होनी चाहिए, और नहीं भी जानकारी देता तो इसके लिए कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। अब राष्ट्रपति अपनी मर्यादा में बेचारा बंधा है, चारों तरफ से बंधा है, जो भी कार्य करेगा बिना सलाह के नहीं करेगा।
तो मंत्री परिषद क्या होता है, इंदिरा गांधी की सरकार में यह निर्णय आया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संशोधन में 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहते हैं, बहुत बड़ा संशोधन हुआ, हर एक चीज में संशोधन हुआ। उसमें एक संशोधन यह भी हुआ था कि राष्ट्रपति, जैसे मंत्री परिषद ने जो सलाह दी, मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दे दिया क्या कि देश में इमरजेंसी लगाओ, तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होती थी कि राष्ट्रपति देश को सोचते समय, विचार करते समय, यदि राष्ट्रपति के नजर में ये चीजें गलत है, अभी कोई औचित्य ही नहीं है कि मैं देश में इमरजेंसी लगाऊं, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता था कि मंत्रिपरिषद को फिर से भेज देता था बिल और कहता था इस पे विचार करिए, देश में जरूरत नहीं है, जबरदस्ती काहे आप इमरजेंसी लगवा रहे हैं। अगर राष्ट्रपति ने भेजा मंत्रिपरिषद को तो मंत्रिपरिषद फिर विचार करके फिर राष्ट्रपति को भेजेगा। अगर मंत्रिपरिषद ये कहा नहीं इमरजेंसी लगाना है तो राष्ट्रपति अब बाध्य है, क्या करेगा, उसको मानना पड़ेगा। यही रीजन था, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को सलाह दिया देश में इमरजेंसी लगाओ, राष्ट्रपति जी नहीं तैयार हुए, फिर से विचार करने के लिए भेज दिए कि एक बार आप इस पे फिर से विचार करिए। ठीक है ना, ये सही बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में संशोधन कर दिया और राष्ट्रपति की पावर को छीन लिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब जो है राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद जो भी चीजें सलाह के रूप में भेजा, राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, राष्ट्रपति तुरंत सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करने के बाद उसको देश में वो चीजें लागू करना पड़ेगा। ठीक, ये नियम बना दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, मोरारजी देसाई इस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने और गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में थे, बाद में उनकी विचारधारा से नाराज होकर एक नई पार्टी ज्वाइन किए थे। ठीक, मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति की पावर को फिर से वापस कर दिया। मतलब फिर नियम बनाया कि राष्ट्रपति को अधिकार होगा, अगर राष्ट्रपति की नजर में ये चीजें आती हैं कि ये चीज गलत है तो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास बिल को फिर से भेज सकता है। ठीक, तो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को फिर से पुनर्विचार के लिए उनके पास भेज दे। एक बार खत्म हुआ, फिर इसको क्या किया गया, राष्ट्रपति को पावर दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने खत्म किया था, मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को यह पुनर्अधिकार दे दिया गया। ये बात आपको पता चली। ठीक, अब आगे देखते हैं। मैंने पूरा चीज बताया कि प्रधानमंत्री मेन जो होता है, मंत्री देखिए जो भी मंत्री बना, जैसे मंत्री दो तरीके से बनते हैं, या तो राज्यसभा के सदस्य होंगे या तो लोकसभा के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गृह मंत्री बना और मेरी जो सीट है वो लोकसभा में नहीं है, कहाँ है, राज्यसभा में। ठीक, और जो जिस सदन का रहता है वो उसी सदन में। तुम सांसद बनोगे तो लोकसभा में बोलोगे, राज्यसभा में बोलने नहीं जाओगे। तुम राज्यसभा के सदस्य बनोगे तो राज्यसभा में बोलोगे, लोकसभा में आप बोलने के हकदार नहीं है। लेकिन अगर आप मंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, तो आप लोकसभा में बोलिए, राज्यसभा में कहीं भी बोलिए। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से किसका उत्तरदायी, राष्ट्रपति का, और सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायी। लोकसभा क्यों, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट जनता चुनती है, जनता के द्वारा चुनाव होके लोकसभा में जाता है। इसलिए कोई भी, जैसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी भी राज्य में बहुत भयंकर दंगा हो गया, लोग मारे काटे जा रहे हैं। ठीक, अब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा गृह मंत्री से, अमित शाह से, कि इस दंगे की आपने क्या कार्यवाही की, आपकी क्या योजना है, दंगा रोकने की क्या योजना बनाई, आपने क्या क्या कार्रवाई की, वो पूरी जानकारी आप लोकसभा में देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधि वहां बैठा है, पूरे देश। हम आप भले वहां नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा आपका जो वोट है, वोट देने का अधिकार, उस अधिकार के तहत हमारे द्वारा चुना गया आदमी वहां पे बैठा हुआ है। ठीक, वो बैठेगा किस लिए, अपना शकल दिखाने के लिए नहीं, जहां कमी है वो बोलेगा, और जो हमको जरूरत है हमारी आवाज बन के वो दहाड़ेगा वहां पे। लेकिन अब दहाड़ना किसी को आता नहीं, ठीक है ना। अगर दहाड़ने आता होता ना तो ऐसे ऐसे सांसद वहां बैठे हैं, वहां भी जाके बोल सकते हैं कि साला
चुनाव की डेट फिक्स हुई, एक दिन आगे पीछे होता नहीं। आप देखें, अगर बता दिया गया कि 25 मई को यहां चुनाव होगा तो 25 से 26 मई नहीं हो सकते, ये गारंटी है। अगर चुनाव की डेट फिक्स हो गई कि 10 जून को रिजल्ट आएगा तो 10 से 11 नहीं होगा। ठीक, हर पूरे भारत में चुनाव होता है, छोटे छोटे जगहों पे चुनाव होता है, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बे में चुनाव होता है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी रहती है। फर्जी वोट मान लेता हूं कि महिलाएं मुंह ढक के गई, फर्जी वोट डाल दी, लेकिन इतने व्यापक मात्रा में फर्जी वोट नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से अपने अंडर में लेके चुनाव करवाता है। लेकिन तुम्हारा अभी पेपर आ जाए तब देखना, इतना पेपर लीक होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना? कोई भी सरकार ऐसी आए और डंके की चोट पे कह दे कि रेलवे की वैकेंसी आएगी, इस डेट से इस डेट तक फॉर्म भरे जाएंगे, इस डेट पे पेपर होगा, इस डेट पे रिजल्ट आएगा, 1 महीने के अंदर आप कोर्ट में जाके जो भी आपका समस्या होगा करेंगे, 1 महीने के अंदर आपकी पूरी की पूरी योजना आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी होगा वो बता देगा कि आपकी नियुक्ति जायज है या नहीं है, लीगल या इनलीगल है, वो निर्णय करेगा और इस डेट पे आपकी नियुक्ति होगी और इस तारीख पे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले आइएगा और इतने डेट से आप फला ऑफिस में जाके जॉब करिएगा और अपनी सैलरी लेना शुरू करिएगा। आज तक कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं बताती। फॉर्म आएगा, पेपर कब होगा पता ही नहीं, पेपर होगा तो लीक हो जाएगा, फिर पेपर कब होगा पता ही नहीं, पेपर हो गया तो दौड़ कब होगा पता ही नहीं, जब दौड़ होगा, दौड़ होने के बाद नियुक्ति पत्र कब आएगा पता ही नहीं। ठीक है ना? आपको पता नहीं होगा, विश्वास आप नहीं करेंगे। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, सन 1998 की वैकेंसी 2014 में क्लियर हुई। ठीक, और वैकेंसी क्लियर होने के बाद जितने लोगों को नौकरी मिली उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया गया तो 2-4 लड़के पहुंचे। क्यों? क्योंकि 10-15 साल बाद वो सब नौकरी करने लगे। उनको कहां पता है कि हमने फॉर्म भरा था, वो पेपर मेरा निकल गया है, अब मुझे डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए। 4 लोग गए थे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, बाकी सब नौकरी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरा एग्जाम निकला है। ये कोई सरकार होती है क्या? इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और हमारी और आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। कोई सांसद ऐसा हो जो जाके लोकसभा में दहाड़ दे प्रधानमंत्री के आगे कि अगर आप इतने पाक साफ बनते हैं, इतने राष्ट्रवादी, इतने देशभक्त बनते हैं, गरीबों के मसीहा और दलितों के मसीहा बोलते हैं, तो हिम्मत हो तो वैकेंसी निकाल के बताइए कि इस डेट पे एग्जाम होगा और इस डेट पे नियुक्ति होगी। उससे एक दिन ना आगे हो ना एक दिन पीछे, और पेपर लीक की समस्या ना हो, तब तो मैं मानूं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आप कुछ बताएंगे नहीं, बस बता दिए 40,000 वैकेंसी पुलिस की निकली। अब वो 40,000 कब फाइनल होगी भगवान जाने। 5 साल बाद तुम लोग निकाल लोगे तो 5 साल बाद पता चलेगा कि अब तुम लोगों की शादी हो चुकी है, 10,000 रुपल्ली की 2 साल नौकरी कर चुके हो, तब पता चला है कि अब आपका कॉल लेटर आया है, जाओ पुलिस भर्ती में। तब मुस्कुराते हुए जाओगे कि अरे वो हम सन 2018 में भरे थे, 2029 में मेरी नियुक्ति हुई है। ठीक है ना? ये कोई बात हुई क्या? 10-10, 15-15 साल की सैलरी वो कौन देगा? अगर मेरी नियुक्ति 2018 में हुई तो 2019 से मुझे सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी मुझे मिल रहा है 2026 में, तो उसके बीच के टाइम का सैलरी आपको देना पड़ेगा। मैं काम किया हूं या नहीं किया हूं, आपके परिपाटी पे अगर मैं योग्य हूं तो 6 साल की सैलरी मुझे चाहिए। आपने क्यों नहीं बुलाया नौकरी के लिए? बुलाना चाहिए आपको। ये आवाज उठाएगा कौन? जो पढ़ा लिखा, जो आपको समझेगा वो। लेकिन ये आवाज उठाने वाला उस संसद भवन में 545 में से कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और तुम इस भ्रम में हो कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो मेरा पूरा का पूरा अधिकार मुझे वापस कर देगी, कांग्रेस आएगी तो मेरा अधिकार मिलेगा। ठीक है ना? समाजवादी पार्टी आएगी तो मेरे लिए करेगी। तुम्हारे लिए करने के लिए कोई खाली थोड़ी ना बैठा हो। औकात हो तो तुम अपना वजूद बनाओ और पूरा का पूरा संसद भवन हिला दो, पूरा तबाही मच जाए यार कि हाँ यार ये क्या हो गया। ठीक है ना? जैसे बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, आरक्षण लाए, आरक्षण लाते ही पूरा का पूरा बच्चे जिंदा जलना शुरू हो गए, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी आरक्षण की वजह से। बीपी सिंह 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट गए, नीचे उतरना पड़ा उन्हें। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण शब्द पे जरा सा भी आंच लगा दे। अगर कोई बोला कि आरक्षण मैं हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, विश्वास मानिए उस दिन के बाद से उसकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी। ये ताकत तो हमें भीख मांगने में है
क्या हम अपनी वैकेंसी के लिए आवाज नहीं? कोई एक पेपर लीक हो जो है ये मुख्यमंत्री का पद, उनको इस्तीफा देना पड़ जाए, अगर ये नौबत आ जाए तो विश्वास मानो उस दिन से भारत में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और किसी की औकात नहीं होगी जो पेपर लीक करने की हिम्मत करे। बस तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि अगर एक पेपर लीक हुआ तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा अपने पद से। देख लो, मुख्यमंत्री सारा काम छोड़ के खुद दौड़ेगा, कहीं पेपर तो नहीं लीक हुआ, क्योंकि उसे कुर्सी बचानी है। हम आप बेवकूफ हैं, मेरी आवाज कोई उठाया नहीं, बता दिए फलाने भैया। एक चीज ध्यान रखो, माता पिता की बात आप मानो, समाज की बात आप ये सोच के मान लेते हैं कि भाई ये सब पहुंचे आदमी है, पैसा कमाते हैं। पैसा वो कमाते हैं, बाकी बुद्धि तुम कमा के रखे हो। जितना तुम्हें मैं ज्ञान दे दिया हूं ना, और डंके की चोट पे कहता हूं, इस क्षेत्र में चले जाना 45 साल की उम्र वाला, इक्का दुक्का को छोड़ के जो अपवाद के रूप में है, बाकी आपके विवेक को कोई पा नहीं सकता। इतना ज्ञान आपके अंदर में भर दिया हूं, तो आप अपने ज्ञान के दम पे चमकिए। वो पैसे से चमक रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके सामने प्रश्न खड़ा करिए। नेता लोग मिले तो उनको औकात ना हो कि एक लफ्ज आपसे आंख में आंख डाल के मिला के बोल सके। यहाँ विधायक जी आए, अब विधायक जी एक शब्द बोले, अब वो गलत है तब भी नहीं, सही है, एकदम सही बात बोले, ठीक, और उसी का उल्टा तुरंत बोल दे, फिर कहेंगे हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, फिर वो कहें यही बात मैं बोला, इसी का विपरीत बोला, दोनों में सही बोला, तब पकड़ में आएगा। केवल आप विधायक के चाटुकार हैं, वो सही को गलत कहा तो आप कहेंगे गलत। आम के पेड़ को कह दिया इमली का, आप कहें हाँ साहब इमली का पेड़ है। ये तो मूर्ख है, चश्मा लगा लिए, अब वो आम का चश्मा लगा है तो आम ही आम उनको दिखेगा, फिर कहेंगे नहीं यार ये तो इमली का पेड़ है, तब कहेंगे हाँ साहब इमली का था, हम नहीं बोले कि आप बोल रहे हैं का बीच में हम बोले। नहीं, जो गलत वो गलत, आपका अधिकार है, तुरंत खड़े हो जाइए, बोलना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और बोलने अगर आ गया तो फिर नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आंख मिला ले, ठीक है ना। ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। नीलम करवरिया हमारे यहाँ आई, उनके बच्चे से पूछा आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बाप रे लंदन में ला कर रही है उनकी बेटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही। मैंने कहा मुझे आईएएस का तैयारी करना है, मुखर्जी नगर जाना है, टोटल 2 लाख खर्च आएगा, 2 लाख का चेक दे दीजिए, मैं आईएएस बनूंगा, जीवन भर आपका आभार व्यक्त करूंगा। उसके बाद से कभी आंख नहीं मिलाई, आंखें नहीं मिलाई। कहीं इसके पास जाऊंगा 2 लाख का चेक मांगेगा, तुम भी मांगना, मुझे पढ़ना है, जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा। आपका बच्चा लंदन में पढ़ सकता है, आपका बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? वोट लेने तो मेरे पास आ रही हूं, मैं नहीं हूं, मुझे भी 2 लाख, मैं भी दिल्ली मुखर्जी नगर में जाऊं। चुनाव प्रचार में आप 2 करोड़ खर्च कर सकती हैं, मेरे लिए 2 लाख नहीं कर सकती, मैं भी तो आपका वोटर हूं। नहीं जी, मेरे शादी में जो मेरे वाइफ के ममिया ससुर थे, वो इनके उदय भान करवरिया के पर्सनल असिस्टेंट है, उनका पूरा का पूरा मुकदमा वही देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि शादी में आइए, जान गए सूरज की शादी है, नहीं पहुंची, अभी फिर आएगा, फिर कहेगा 2 लाख दीजिए, आईएएस की तैयारी करना, ठीक, जान गए कहीं अपने। हम उनके जितने थे सलाहकार सब आए थे, एक से बढ़कर एक लोग आए थे, लेकिन वो नहीं आए। किस लिए नहीं आए? वो जान गई उसी घर का ये लड़का, वो फिर आंख नहीं मिलाएंगे। और भले वोट आप किसी को दीजिए, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि आपकी औकात क्या है, पावर क्या है, ठीक। और मेजा रोड में होली मिलन समारोह था, मैं वहां गया, मैं कहा 2 शब्द बोलूंगा, उन्होंने खुद खड़े होके, मंजीत और सुजीत उस समय गाना गा रहे थे, गाने को रोका और कहा पहले ये बेटा मेरा है, ये बोलेगा। माइक दी, कान में कही बेटा थोड़ा ध्यान से, कुछ उल्टा ना बोले, थोड़ा ध्यान से बेटा। माइक इसीलिए तुरंत दी ताकि नाराज ना हो जाए, नहीं तो ये यहीं पे कुछ भी ऊट पटांग शुरू कर देगा। तो इतनी क्षमता हो कि विधायक भी आपके कहने पे कुर्सी छोड़ के माइक आपको पकड़ा दे। अगर इतना वजूद बना लिए ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा तोप चला दिया, मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन आप अपना वजूद बनाने लगे ना, तो आपके हक की पूरा का पूरा अंश आपको मिलेगा। और जब तक मूर्ख बने रहेंगे ना, तो आपके पैसे से ये लोग मर्सरीज खरीदेंगे, आपके हिस्से का ईंट से इनका महल बनेगा, और आप लोग नेताजी नेताजी कह के एक छोटा सा कार्यक्रम करके रिबन बांधेंगे और कैंची से ये काटेंगे, आप लोग ताली बजाएंगे, और फिर सारा दिन हिसाब करेंगे, तू कितना चंदा दे रहे है, तू कितना दे रहे है, सारा दिन ये होगा। और वो रिबन काट के अपने आप को भाई नेता हम बने हैं,
वो नेतागिरी दिखाएंगे। ये काम नहीं करना है। आपको अपना वजूद बनाइए और मौका मिले तो इन लोगों की औकात दिखाइए। मैं विश्वास मानिए, मेरे हृदय की अगर बात पूछी जाए तो मैं कभी सत्ता, कभी प्रधानमंत्री, कभी राष्ट्रपति, कभी विधायक, कभी सांसद का मोह नहीं करूंगा। लेकिन राजनीति में आने का मौका मिलेगा तो जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी उसके विपरीत में बैठने की हिम्मत करूंगा। मैं यही चाहता हूं कि मुझे सरकार के अगेंस्ट बैठाया जाए, मैं उसे आईना दिखा सकूं कि तुम्हारी औकात कितनी है, चाहे जो सरकार हो, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस। अगर ये मौका मिला तो विश्वास मानिए, अगर विपक्ष मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। विपक्ष में कोई है ही नहीं है यार। पेपर लीक हुआ, इतने में तो इतना उपद्रव कर देना चाहिए कि इन लोगों को तुरंत झुक जाना चाहिए कि कैसे ये लीक हुआ, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आती। ये बहुत गलत है। आवाज उठाने वाले के अंदर दम ही नहीं है तो वो आवाज कहां से उठाएगा। राहुल गांधी के अंदर दम नहीं है। दम उसे कहते हैं ललकार दो, एक एक आंकड़ा दिखा के। सुधांशु त्रिवेदी लोगों को देखो, मैं ये नहीं हूं कि वो बीजेपी पार्टी के हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस बंदे के अंदर क्वालिटी है। कोई भी चीज बताता है तो एक एक आंकड़ा दे के बताता है और बार बार चैलेंज करता है कि आपके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे सर्च करिए, मेरे बातों को मत मानिए। सर्च करवा करवा के पूरा आंकड़ा दिखाता है आपको, तो उसकी बात क्यों ना माने। और विपक्ष वाले आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोल देंगे, कोई भरोसा नहीं। दमदार कोई नेता नहीं है। एक विपक्ष में दमदार नेता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री आप समझ गए, प्रधानमंत्री में कुछ नहीं, बस इनकी नियुक्ति एक अनुच्छेद 74 कहता है ये प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को ये बताए कि क्या चल रहा है देश में, उसकी नियुक्ति कैसी होती है, क्या होती है। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं, पूछेगा तो इतना पूछेगा कि देश का वास्तविक प्रधान या वास्तविक हेड कौन है, मालिक कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जिक्र किस में किया गया, 74। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का जिक्र आर्टिकल 74। यही सारी चीजें पूछेगा, बाकी और चीज नहीं पूछेगा। अब आपको भरमाने के लिए पूछेगा कि प्रधानमंत्री की योग्यता किस अनुच्छेद में है, बताइए। प्रधानमंत्री की योग्यता, ठीक, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र बता दिया गया, इतना अनुभव होना चाहिए। कोई योग्यता नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री की योग्यता कहीं लिखी नहीं गई। प्रधानमंत्री कितने उम्र तक, अधिकतम उम्र कितना हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं संविधान में लिखा ही नहीं गया। प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में नहीं लिखा गया, प्रधानमंत्री के अधिकतम उम्र के बारे में नहीं लिखा गया, ठीक है ना। कुछ बोलना है क्या, ये सारी चीजें नहीं लिखी गई, न इनकी योग्यता है न कुछ विशेष चीजें। बस इतना, देश का प्रधानमंत्री होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, और मंत्रिपरिषद का पूरी की पूरी रचना कौन करेगा, प्रधानमंत्री। और वो प्रधानमंत्री चुनेंगे, राष्ट्रपति उनको क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। उनको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। मंत्री लोगों को शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा शपथ। अगर मंत्री में किसी को इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। पूर्ण बहुमत नहीं है तो एक दूसरे के सहयोग से सरकार बनेगी। एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं किया तो देश में फिर से क्या होगा, चुनाव फिर से कराया जाएगा। यही सारे नियम है प्रधानमंत्री को लेके। अब आपको कल मैं बताऊंगा लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि जैसे मौलिक अधिकार मैंने बताया था 100% वहां से क्वेश्चन आता है, ऐसे लोकसभा और राज्यसभा से 100% क्वेश्चन आएगा। तो कल का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कल की क्लास आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। रीजनिंग पे आइए, पांडे सर आए हैं।